हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कॉमन है केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। बट कुछ चीज़ें कॉमन हैं, बाकी काफ़ी कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हैं। फिजिक्स में जब वो थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो वो केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात करते हैं, एंड मोस्टली दे डील विद द आइडियल गैसेस। जबकि यहाँ पर हम केमिस्ट्री में जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स नाम है, बट एक्चुअली इट इज़ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर का नाम हमारा एक्चुअली होता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। दैट मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हीट एंड वर्क इन द केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस। हालांकि आइडियल गैस के लिए भी हम पढ़ते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि कुछ पोर्शन कॉमन है बट काफ़ी कुछ पोर्शन डिफरेंट है। तो केमिकल रिएक्शंस के लिए हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों रिएक्शन के लिए हम ये सब बातें पढ़ते हैं। तो बच्चों चलो स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के 3 मेन पार्ट हैं। वैसे तो थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री हम अलग अलग चैप्टर बोलते हैं, करिकुलम में भी कई बार अलग अलग लिखते हैं, बट अलग अलग है नहीं, है सेम ही है। तो पहले हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ एंड देयर आफ्टर थर्मोकेमिस्ट्री। ये सीक्वेंस होता है और लगभग पहले पार्ट में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, फिर सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में रिलेटिवली टाइम कम लगता है। हो सकता है फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा हो आपने, हम नहीं मान के चलते कि आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो हम तो बेसिक से बिल्कुल स्क्रैच से सब चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिखो थर्मोडायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनामिक्स मतलब फ्लो। तो एनर्जी फ्लो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ड्यूरिंग द प्रोसेसेस, वो हम इसमें पढ़ते हैं। और किस तरीके से हीट लिबरेट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उस पर प्रभाव भी पड़ते हैं ऑफ द वेरियस फैक्टर्स। अब यहाँ शुरुआत में तो थर्मोडायनेमिक्स में जैसे फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, फर्स्ट लॉ तो थोड़ा बाद में आएगा, पहले एक जनरल बेसिक टर्म्स डिफाइन करते हैं, उसी में हमारा अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। जैसे सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ होती हैं, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, एंड सो मेनी अदर टर्म्स आर देयर, उनके रिलेशंस आपस में। यही चीज़ सीखनी है आपको, थोड़ा लॉजिकल है, क्लियर थोड़ा रखें अपने आप को। और थर्मोडायनेमिक्स तो इनफैक्ट कई बार ऐसा भी कहा जाता है, इट इज़ द मदर ऑफ एंटायर केमिस्ट्री। मोस्ट ऑफ द भाई केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो भी तो डेल्टा जी से रिलेटेड है, एंड डेल्टा जी इज नथिंग बट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स से ही केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट डिराइव होते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस कितना यील्ड होगी, कितनी प्रोडक्ट फॉरवर्ड में जाएगी, ये सब थर्मोडायनामिक्स ही तो बताएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम बताएगा, बट केमिकल इक्विलिब्रियम इज द पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यूँ मान लो आप। तो चलिए कुछ जनरल टर्म्स, डेफिनेशन ऑफ सम बेसिक टर्म्स। इनकी डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री। तो सिस्टम, किसी भी सिस्टम को, मान लो ये रूम हम स्टडी कर रहे हैं, इस रूम के अंदर हमें मान लो स्टडी ये करना हो, जिस रूम में मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ अभी, ये डिजिटल बोर्ड है, पंखा लगा हुआ है, एसी है, मैं हूँ, नहीं ये सब नहीं स्टडी कर रहे हैं। मतलब इस रूम में एयर है तो एयर का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी कितनी है, इसके इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, एंथैल्पी कितनी होगी, ये सब आएगा अंडर द पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो part of the universe under study is called system. So what is system? A part of universe under study. जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्स का, वो पार्ट कहलाता है सिस्टम। सिस्टम को हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम and isolated system. आइसोलेटेड सिस्टम
ओपन सिस्टम मतलब फॉर एग्जांपल ओपन वेसल, हैविंग लिक्विड वाटर, जैसे ये मान लो एक गिलास है पानी पीने का, पानी वाला, पानी भी भरा हुआ है ये रहा, और ये हवा में एटमॉस्फेयर में ऐसे ही खुला रख लिया, तो ये H2O लिक्विड है। तो ये तो हुआ सिस्टम, पानी जो है, और इसके बाहर पूरा यूनिवर्स का रेस्ट ऑफ द पार्ट इज सराउंडिंग्स, और जहाँ पर वाटर और एयर सेपरेट आउट हो रही हैं, ये सरफेस, ये है बाउंड्री, इन्हें भी क्लासिफाई करेंगे। तो ओपन वेसल हैविंग द लिक्विड वाटर, ये एग्जाम्पल हुआ। तो अल्टीमेटली डिफाइन कैसे हो ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम वो जिसमें आप देखोगे कि पानी भर कर रख दो, आप रात को भर कर रख दो और सुबह तक वेट करो तो थोड़ा सा पानी उड़ जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है, पानी वेपराइज होकर के हवा में चला गया, हवा में मॉइस्चर बढ़ जाएगी, तो पानी का लेवल डाउन हो गया। तो इसका मतलब जो कंटेंट था, मैटर एक्सचेंज भी हो सकता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, और हो सकता है पानी ठंडा हो जाए। इवेपोरेशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, जिसकी वजह से हीट रिक्वायर्ड होती है और वो हीट लेके उड़ता है, तो दिस पानी जो है ठंडा हो जाता है थोड़ा सा, तो टेम्परेचर भी चेंज हो गया, हीट या एनर्जी जो है वो भी एक्सचेंज। तो एनर्जी एज वेल एज मैटर एक्सचेंज बोथ अकर्स इन द ओपन वेसल। बोथ एनर्जी कैन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ हीट और वर्क, केवल हीट की बात नहीं कर रहे, तो बोथ एनर्जी एंड मैटर एक्सचेंज कैन टेक प्लेस between system and surroundings। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज भी हो सकता है और मैटर का एक्सचेंज भी हो सकता है ओपन वेसल में। ये चलो डिमार्केट कर दें इसको। आई बात समझ में? तो ये हुआ, जैसे एक गिलास भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है पार्शियली, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो ये पानी जो हो गया वो सिस्टम हो गया, और पानी के बाहर यूनिवर्स का रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। अच्छा, सराउंडिंग है क्या, लिख भी दो। रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स other than system, rest of the part of the universe other than system is called surroundings। अब यूनिवर्स तो बहुत ही बड़ा होता है। अब क्लोज सिस्टम में क्या होगा, जैसे वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल, जैसे यही ग्लास था, ऊपर से बंद था ये ग्लास, ये रहा, जैसे ये था H2O लिक्विड, बट इस बार क्लोज कंटेनर है और क्लोज्ड वेसल। अच्छा, यहां पे क्या होगा, यहां लिक्विड वाटर है, मान लो यहां वाटर वेपर्स हैं, बट ये कोई स्टील का कंटेनर है या कोई कांच का कंटेनर है, कुछ भी है, बंद है डब्बा उसका, तो एनर्जी तो आ जा सकती है, हीट तो आ जा सकती है, बट वाटर का कंटेंट जो है वो बाहर छोड़ के नहीं भाग सकता। तो मैटर एक्सचेंज इज नॉट अलाउड, बट एनर्जी एक्सचेंज कैन अकर, ओनली एनर्जी एक्सचेंज कैन अकर। कैन अकर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, नो मैटर एक्सचेंज। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ये हम क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम नाम से मालूम पड़ रहा है, ना एनर्जी एक्सचेंज अलाउड है और ना ही मैटर एक्सचेंज, नाइदर एनर्जी एक्सचेंज नॉर मैटर एक्सचेंज अलाउड।
between system and surroundings. SURR शॉर्ट में लिख दिया, मतलब सराउंडिंग्स। तो सिस्टम सराउंडिंग्स के बीच में ना एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड है और ना ही मैटर का एक्सचेंज। जैसे थर्मस फ्लास्क, वो जो मिल्टन वाला, सेलो वाले जो थर्मल फ्लास्क आते हैं हॉट एंड कोल्ड वाले, कई बार बाजार में 400-500 रुपये का मिलता है, बड़ा महंगा हो गया अब तो उसके अंदर कई बार हमें गर्म चाय मान लो रख दी और 1 घंटे बाद पीनी है, तो वो चाय लगभग गर्म ही रहती है। 1 घंटे बाद ली, लिड खोला उसका और कप में करके पी ली चाय हमने, गर्म ही है, वरना तो ठंडी हो जाती है हवा में आफ्टर लूजिंग द हीट। बट थर्मस फ्लास्क में चाय गर्म ही रही। तो वैसे तो थ्योरेटिकल है ये, 2-3 घंटे तक तो चलो गर्म रही, थोड़ी बहुत तो ठंडी होगी। बट अगर पूरा 1 दिन 24 घंटे छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो, बिल्कुल वही नॉर्मल टेम्परेचर पा जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वॉल्स हैं, जो बाउंड्री है, वो इंसुलेटिंग वॉल्स थी उसके अंदर, बट नो इंसुलेशन इज परफेक्ट। तो इसका मतलब थर्मस फ्लास्क इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मस फ्लास्क ऑफकोर्स एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो थर्मस फ्लास्क को आप आइसोलेटेड बोलोगे। आइसोलेटेड इसलिए बोलोगे सब कुछ उसके अंदर ही है, हीट भी बाहर आ जा नहीं सकती, चूंकि बंद डब्बा है, क्लोज्ड है, तो मैटर एक्सचेंज ऑल्सो कैन नॉट अकर। चाय उड़ तो जी जाएगी बाहर, वेपराइज तो होगी नहीं। तो बट फिर भी अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज यूनिवर्स। Universe is the true example of isolated system. Universe is a perfect example of isolated system. तो आइसोलेटेड सिस्टम का परफेक्ट एग्जाम्पल यूनिवर्स है। यूनिवर्स क्यों? अरे सब कुछ तो यूनिवर्स में ही है। यूनिवर्स के बियॉन्ड तो हम कुछ इमेजिन ही नहीं करते। पूरी गैलेक्सी, सो मेनी गैलेक्सीज आर देयर इन द यूनिवर्स। अब मैं यहाँ हूँ, ये रूम, ये जयपुर शहर, राजस्थान, भारत, पृथ्वी, हमारी गैलेक्सी और सो मेनी गैलेक्सीज, सब इसी में तो हैं। यूनिवर्स के अंदर सब कुछ आ गया, तो यूनिवर्स में ही तो सब कुछ हो रहा है। अगर मैं इस रूम को स्टडी कर रहा हूं तो रूम के बियॉन्ड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज सराउंडिंग्स। तो इससे हीट लूज हुई, गेन हुई, कुछ हुआ, तो वो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज करेगा। सिस्टम बोल दिया ये रूम और इसके बियॉन्ड बोल दिया हमने सराउंडिंग्स। बट यूनिवर्स ही अगर मान लो सिस्टम है तो उसके बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं, और जब बियॉन्ड कुछ नहीं है तो क्या एक्सचेंज होगा? कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, सब कुछ उसी के अंदर है। तो ये एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी द परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये टर्म थोड़ा ध्यान देंगे, समझना की बात। तो आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो द ओपन सिस्टम। जो एग्जाम्पल में ले रहे थे, ह्यूमन बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी। क्यों सर ये ओपन सिस्टम कैसे है? अरे पानी पीते हैं, पसीना आता है, तो पसीना एक्सक्रीट किया ना बॉडी ने, पानी पिया, पसीना आया, तो मैटर एक्सचेंज हुआ ना। भोजन खाते हो, निकालते भी तो हो, ऐसे थोड़ी खाते ही रहोगे, समझ गए ना। बॉडी को जो लेना उसमें से ले लिया, बाकी निकल गया, तो हुआ ना ओपन सिस्टम। अब जैसे बॉयलर है, पावर प्लांट होता है, बॉयलर के अंदर वाटर आता है, स्टीम बाहर निकलती है, उसका काम होता है कोल बर्निंग की वजह से सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना, ताकि थर्मल पावर प्लांट्स का बेसिस वही होता है। तो बॉयलर भी क्या हुआ? एक ओपन सिस्टम हुआ। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व। तो ये हुआ सिस्टम, 3 तरीके से हमने क्लासीफाई किया, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम्स हमारे सिलेबस में नहीं होते। ये आप बॉयलर, टर्बाइंस, ये आप जब इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो यू विल बी टॉट अबाउट ऑल दैट इन दिस बेसिक लेवल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द 11th and 12th लेवल पे। और जेई के लेवल पे जो हम बात करते हैं वो यही होता है। क्लोज सिस्टम मेनली वी डील विद, आइसोलेटेड ऑल्सो वी डील विद।
सिस्टम हो गया, सराउंडिंग्स बता ही दिया, रूम अगर ये सिस्टम है तो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन दिस रूम इज सराउंडिंग्स, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके बनता है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स अल्टीमेटली क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग ऑल टुगेदर इज यूनिवर्स। इस तरीके से वी डिफाइन। अब बात आती है बाउंड्री। बाउंड्री इज नथिंग बट द सेपरेशन ऑफ बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। लिख लो पूरी बात। शुरुआत में तो ये एक आध लेक्चर यही चलता है, डेफिनेशंस एंड ऑल दैट। बाउंड्री कलर यही अच्छा लगता है मेरे को। सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो बाउंड्री भी फिर अकॉर्डिंगली जैसे रियल एंड इमेजिनरी, बाउंड्री को हम क्लासीफाई ऐसा भी कर सकते हैं, रिजिड एंड नॉन रिजिड बाउंड्रीज। तो रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री, रिजिड नॉन रिजिड बाउंड्री, एडियाबैटिक एंड डायाथर्मिक। कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। जैसे मान लो मैंने कहा था ना, ये ओपन वेसल लिया, गिलास ले गया, इसमें पानी भर लिया, ये रहा गिलास, पानी भर लिया, ये रहा। अरे ये हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, ये कहावत है। ये रहा, एक मिनट, ये वाली बाउंड्री ये रियल बाउंड्री है। मेटल सरफेस, ये कांच का वेसल है, तो मान लो ये रियल बाउंड्री हो गई। और देखो ध्यान से देखो, ये वाली है ऊपर वाटर सरफेस, जहां तक पानी भरा हुआ है, वेयर वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम एयर। हवा और वाटर जहां सेपरेट आउट हो रहे हैं, तो ये जो वाटर लेवल है ये हो गया इमेजिनरी बाउंड्री। मतलब आपको पता है कि भाई ये सिस्टम यही है फिजिकल बाउंड्री कोई नहीं है, नो फिजिकल बाउंड्री, बट वाटर सरफेस इज सर्विंग एज इमेजिनरी बाउंड्री। नो फिजिकल सेपरेशन। नो फिजिकल सेपरेशन। अच्छा, रिजिड नॉन रिजिड। रिजिड जैसे मान लो जहां डेल्टा V 0 हो, नो वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल थिक वॉल्ड क्लोज्ड कंटेनर, ये हो गया। और नॉन रिजिड जहां पर डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल बलून, पिस्टन टाइप वेसल। पिस्टन टाइप वेसल मतलब जैसे ये मान लो ये गैस है, कुछ भी हीट ली, कुछ वर्क करा, कुछ वेट बढ़ा दिया, वेट कम कर दिया, तो पिस्टन कैन मूव अप। सो दिस पिस्टन टाइप वेसल है ये, तो दिस पिस्टन कैन मूव अप और डाउन अकॉर्डिंगली वॉल्यूम चेंज कैन अकर। तो वो हो गया नॉन रिजिड बाउंड्री। ये वाली बाउंड्री रिजिड थी, बट ऊपर वाला पिस्टन जो है वो नॉन रिजिड है, इट कैन मूव अप, इट कैन ट्रेवर्स अप और डाउन एंड अकॉर्डिंगली वॉल्यूम चेंज कैन अकर। एडियाबैटिक एंड डायाथर्मिक, ये बड़ा अच्छा टर्म है। एडियाबैटिक मतलब नो हीट एक्सचेंज। नो हीट एक्सचेंज, Q इज इक्वल टू 0। तो ये बनी हुई किससे होती है,
मेड ऑफ insulating material. इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है, इंसुलेटिंग मतलब इंसुलेशन, जैसे वूल वगैरह, ग्लास वूल और ये सब अच्छा खासा इंसुलेशन होता है जो हीट का आना जाना अलाउ नहीं करते, रोक देते हैं। हालांकि कोई भी परफेक्ट इंसुलेशन तो होती नहीं, थोड़ी बहुत हीट लॉस तो या गेन तो होगा ही होगा। तो मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग या बिटवीन दैट बाउंड्री, डायथर्मिक दैट allowed the heat exchange, which allows the heat exchange. So Q is not equal to 0. Q मतलब Q is the symbol we will follow in the entire chapter as heat. तो which allows the heat exchange, जो heat आना जाना allowed हो, made of conducting material. कंडक्टिंग मटेरियल के ये बने हुए होते हैं और साथ ही साथ कंडक्टिंग मटेरियल के तो हैं, जैसे मेटल्स, मेटल वॉल्स, मेटल, कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। कॉपर का कंटेनर अच्छा खासा, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर भी, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर। एल्यूमिनियम के बर्तन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि एलपीजी गैस कुकिंग सिलेंडर पर, मतलब फ्लेम पर, हॉप पर जब रखोगे फ्लेम पर, तो हीट वेस्ट ना हो और वेसल के अंदर का कंटेंट तुरंत गर्म हो। तो इस तरीके से हम ये डिफाइन करते हैं। एडियाबैटिक शब्द का मतलब होता है दैट डज नॉट अलाउ द हीट ट्रांसफर अक्रॉस इट। डायथर्मिक मतलब विच अलाउज द हीट एक्सचेंज और हीट ट्रांसफर अक्रॉस इट। अंडरस्टूड? तो ये टर्म्स थे, ये तो चलते ही चले जाएंगे, अभी तो हैं, रुको। अब एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हालांकि ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव टर्म्स जो हैं हम अलग अलग चैप्टर्स में कहीं ना कहीं ये शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये पूरी बात नोट करो जरा। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सिस्टम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाए। प्रॉपर्टी whose value is changed when system is divided into smaller parts, जैसे मास, वॉल्यूम, इस तरीके से डिफाइन होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज हुज वैल्यूज चेंज्ड व्हेन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जो अमाउंट पे डिपेंड करें। सिस्टम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लो ये रूम है, इस रूम में हवा है, हवा को हम कंटेंट मान रहे हैं, तो हवा का मास आधा रह जाएगा यदि मैं इस रूम की एक बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में एक दीवार खड़ी कर दूं। तो एक सिस्टम इधर लेफ्ट में, एक सिस्टम इधर राइट में, तो हवा का वॉल्यूम यहाँ आधा रह गया, आधा उधर, मास आधा उधर ना। डेंसिटी नहीं, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हवा की डेंसिटी दीवार बनाने से पहले रूम के अंदर पहले भी वही थी, अभी भी वही है। हाँ, उधर हीट कैपेसिटी और भी टर्म्स हो सकते हैं। मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया,
इस टाइप से। गिब्स एनर्जी हो गया। सर ये क्या चीज़ है, क्या क्या बोल रहे हो? इनका सिंबल होएगा, जैसे जी गिब्स एनर्जी को यूज़ करेंगे इंटरनल एनर्जी, हम यू यूज़ करेंगे, यू और ई दोनों चलते हैं। और एंथैल्पी के लिए एच। एंथैल्पी को टर्म नया नहीं है, चाहे वो पीरियोडिक टेबल हो वहाँ पे आप पढ़ते हो ये एंथैल्पी ऑफ कई तरह के आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये शब्द कोई नए नहीं हैं। एंट्रोपी ये भी नया शब्द है, एस यूज़ करते हैं एंट्रोपी। ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में तो प्रॉपर्टी की वैल्यू आध हो गई, अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस रेशियो में डिवाइड किया है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बी चेंज्ड। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो हुज वैल्यू इज चेंज्ड, प्रॉपर्टी वैल्यू is changed when system is divided into smaller parts. Is not changed, not करो ना, not is not changed when system is divided into smaller parts. अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा इस बार। जैसे कौन, जैसे डेंसिटी, अभी एग्जाम्पल लिया ही था, टेम्परेचर, प्रेशर, गैस का प्रेशर लो तो वो प्रेशर इज दिस मच लाइक अनचेंज्ड। मोलर हीट कैपेसिटी, concentration terms like concentration terms like molarity, molality, mole fraction, etc. EMF ऑफ सेल, गैल्वेनिक सेल्स होते हैं, 12th क्लास में एक चैप्टर आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें पढ़ते हैं बच्चे। तो EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, मतलब वो जो बैटरी की वोल्टेज होती है, जैसे वो सेल डालते हैं ना टॉर्च के अंदर 1.5 वोल्ट, वो ये सब जो हैं, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, pH ऑफ सॉल्यूशन, तो ये सब टर्म्स जितने हैं ये सब कहलाते हैं। तो डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी, concentration terms like molarity, molality, mole fraction, EMF of the cell, viscosity, refractive index, pH of solution, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सरफेस टेंशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। मतलब ये रूम है, मैंने समझाया भी था, हवा है, इसको कंटेंट को ये ले लिया, मैंने बीच में दीवार लगा दी, तो डेंसिटी हवा की अभी भी उतनी है, इस वाले पार्ट में भी, उस वाले पार्ट में भी, जो इस दीवार लगाने से पहले थी। टेम्परेचर भी वही है, प्रेशर भी वही है। तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई कांच का टुकड़ा है वही, उसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कांच को तोड़ करके छोटा टुकड़ा ले लो तो भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वुड बी सेम। और देखो कंसंट्रेशन टाइम लाइक मोलारिटी, एक बीकर भरा हुआ सोल्यूशन है मान लो सोडियम क्लोराइड का, उसमें से 1 चम्मच सोल्यूशन बाहर निकाल लो तो चम्मच के अंदर जो थोड़ा सा सोल्यूशन आया है, मोलारिटी उस सोल्यूशन के अंदर और पूरे बीकर के अंदर भरे हुए सोल्यूशन की बोथ विल बी सेम, नो डिफरेंस इन द मोलारिटी। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब है सिस्टम का छोटा सैंपल पिक करो या बड़ा सैंपल पिक करो, प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम रहे तो दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आती है बच्चों, ध्यान देने वाली है, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर ग्राम या पर मोल डिफाइन कर दो तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। याद रखेंगे,
अच्छा, और एग्जांपल यहाँ पे एक और मुझे याद आया, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, इस तरह की चीजें। तो क्या पॉइंट ऐसे नोट करके लिखेंगे उस पॉइंट को जो मैंने बोला था अभी, क्या बोला था अभी बताते हैं। लिखो यहां तक की बात जरा एक बार। क्या पॉइंट? क्या बोलेंगे? एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी per gram when defined per gram or per mole basis, it becomes intensive property। जैसे मास, जैसे वॉल्यूम, जैसे हीट कैपेसिटी, जैसे एंथैल्पी। अब अगर ध्यान से देखो तो ये सभी क्या हैं? क्या है ये सब? ऑल एक्सटेंसिव, सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। आप मास को पर मोल डिफाइन कर दो तो पर मोल क्या बन गया? ये मोलर मास। कहीं भी मोलर शब्द लग गया मतलब पर मोल। मोलर वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर एंथैल्पी, क्या है ये सब? सब क्या है ये? अच्छा, मोलर मास और जैसे मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। एंड स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट पर ग्राम डिफाइन होती है, मोलर हीट कैपेसिटी पर मोल डिफाइन होती है। हालांकि हीट कैपेसिटी जब डिफाइन करेंगे हम, आएगा वो टर्म भी आएगा, थोड़ा थमोस, ठहरो, अभी रुको, बताते हैं। तो ये सब क्या है? ये ऑल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब मोलर एंथैल्पी इज इंटेंसिव जबकि एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव, मोलर एंट्रोपी इज इंटेंसिव, एंट्रोपी वाज एक्सटेंसिव। तो किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर ग्राम या पर मोल डिफाइन कर दोगे तो इट बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये कुछ शब्द होते हैं। इसके बाद एक शब्द आता है, सिस्टम की कुछ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हमें जरूरत पड़ती है डिस्क्राइब करने के लिए, उन्हें बोलते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। एक होते हैं पाथ फंक्शन या पाथ वेरिएबल्स। क्या है वो? पहले ये लिखो यहां तक की बात। स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। इसका सिंबल हम एक जनरल फाई यूज करते हैं, फाई। तो स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल, सम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज are needed to describe the state of a system called state variables or state function।
कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की, सिस्टम को डिस्क्राइब करना हो, मुझे कहना हो, मुझे कुछ मुंह तो खोलना ही पड़ेगा ना किसी बात को डिस्क्राइब करने के लिए। मैं चुपचाप कुछ ना बोल लूँ, लिखूँ भी ना, कुछ भी ना करूँ, तो समझा दूंगा मैं क्या सोच रहा हूँ, सोचने से थोड़ी, तो बताना तो पड़ेगा मुझे ना। तो सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब करनी पड़ती हैं, जिसमें कौन कौन, जैसे एग्जांपल्स स्टेट फंक्शंस के, जो केवल करंट स्टेट पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते, वो लिखेंगे। जैसे जैसे मास, जैसे बल्कि टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी। तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। कोई भी सिस्टम डिस्क्राइब करना है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम डिस्क्राइब कर दो। सर मास नहीं जरूरत क्या? नहीं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम डिफाइन कर दिया तो मास तो अपने आप ही आ जाएगा। मान लो कोई गैस है, आइडियल गैस ही मान लो, PV = nRT। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पता है तो नंबर ऑफ मोल्स तो पता ही है ना, PV = nRT से। 4 ही तो वेरिएबल्स थे, 3 पता है, चौथा मालूम पड़ जाएगा गुणा भाग करके, आ गए नंबर ऑफ मोल्स, आ गया मास। तो मास नहीं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये कहलाते हैं स्टेट फंक्शंस। अच्छा, स्टेट फंक्शंस केवल करंट स्टेट पर डिपेंड करते हैं, प्रीवियस स्टेट या पाथ पर डिपेंड नहीं करते। दिस इज द मोस्ट वाइटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यूज्ड इन स्टेट फंक्शन। प्रॉपर्टीज में ये काम में आएगा। अगली स्क्रीन पर चलेंगे, जरा ये नोट तो करियो। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। स्टेट फंक्शन value of state function depends on only on the current state and is independent of first previous state। स्टेट फंक्शन केवल करंट स्टेट पे डिपेंड करता है, प्रीवियस स्टेट एंड पाथ पर डिपेंड नहीं करता। पाथ बाय विच करंट स्टेट इज अटेन्ड। बच्चों जो बात कही जा रही है वो ये है कि स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट स्टेट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस स्टेट एंड पाथ बाय विच द करंट स्टेट इज ऑब्टेन्ड। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, रास्ता क्या है डिपेंड नहीं करता। अगर स्टेट फंक्शन हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स दैट, मान लो कोई भी हमें प्रोसेस शो करना होता है तो हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बहुत मोस्ट कॉमन होते हैं। तो मान लो ये एक स्टेट से यहाँ गया, यहाँ से फिर घूम फिर के मान लो ये वापस आ गया। मान लो ये A से B गया और B से फिर वापस भी आ गया, या A से B ले लो, चलो हटाओ भैया, A से B गया मान लो। सिस्टम हैज मूव्ड फ्रॉम स्टेट A टू B। A टू B का मतलब ये कुछ अलग स्टेट है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ये कुछ अनदर स्टेट है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि चेंज इन स्टेट फंक्शन डी फाई जो होगा वो एक तरीके से डिपेंड करेगा, मतलब इंटीग्रेट करेंगे इसको, ओवरऑल चेंज इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 to 2 एंड दिस इज नथिंग बट 5 2 - 5 1। इस तरीके से डी फाई क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल चेंज इन द स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। और डेल्टा फाई क्या है? फाइनाइट चेंज। ये डेल्टा फाई होता है फाइनाइट चेंज
और ये डी फाई क्या है? इनफाइनाइटेसिमल चेंज। इनफाइनाइट सिमल स्मॉल चेंज इन द स्टेट फंक्शन डी फाई होता है, और डेल्टा फाई मतलब फाइनाइट चेंज इन द ओवरऑल प्रोसेस ए से बी तक। तो ए से बी तक इंटीग्रल डी फाई है, तो अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिंपल इट्स वैल्यू एट द फाइनल स्टेट माइनस इट्स वैल्यू एट इनिशियल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर चेंज कैलकुलेट करते हैं तो T2 माइनस T1 होता है। हमें नहीं मतलब कि हम T1 से T2 कैसे गए थे, प्रोसेस कौन सा था, आइसोथर्मल था, एडियाबैटिक था, आइसोबेरिक था, आइसोकोरिक था, नहीं, कुछ नहीं मतलब हमें। सिमिलरली प्रेशर विद स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा P इज नथिंग बट P2 माइनस P1। एंट्रोपी चेंज है ओवरऑल तो S2 माइनस S1। एंथैल्पी चेंज है तो H2 माइनस H1 एटसेट्रा। चेंज इन द स्टेट फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? चेंज इन स्टेट फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। अरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचने के लिए कोई तो प्रोसेस, कोई तो रास्ता अख्तियार किया होगा। अख्तियार मतलब अडॉप्ट किया होगा, कोई तो रास्ता, किसी रास्ते से तो गए होंगे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के कोई तो रास्ता होगा। समझ में आ गई बात? तो वो रास्ता पाथ कहलाता है। पाथ मतलब रास्ता, जैसे आइसोथर्मल रास्ता, एडियाबैटिक पाथ, आइसोकोरिक प्रोसेस। प्रोसेस मतलब पाथ नहीं। टेम्परेचर पहले 200 केल्विन था, अभी 300 केल्विन है, तो डेल्टा टी कितना हो गया? बस 300 माइनस 200। 200 से 300 आए कैसे थे, कोई मतलब ना है हमें, ना है कोई मतलब। जैसे किसी शहर के एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं, कोई भी गूगल मैप्स होते हैं, गूगल मैप्स में जो कोई लोकेशन होती है तो दैट इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के टर्म्स में। तो हर शहर को एक पॉइंट मान लिया जाए तो उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है। आप मान लो जयपुर से दिल्ली गए, अब जयपुर से दिल्ली ट्रेन से गए या रोड से गए या हवाई जहाज से उड़ के गए या घूम के, पहले मैं आगरा चला गया, आगरा से फिर वो एक्सप्रेस वे लेकर के दिल्ली चला गया, सबका रास्ता अलग अलग होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड में भी डिफरेंट, बट द डिफरेंस इन द लॉन्गिट्यूड ऑफ जयपुर स्टेट, जयपुर सिटी एंड दिल्ली वुड बी सेम वट एवर रास्ता आई अख्तियार। अख्तियार मतलब अडॉप्ट करें, कोई सा भी रास्ता मैं लूं, चुनूं, द चेंज इन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द टू सिटीज वुड बी सेम। हाँ, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो अलग अलग है। एयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिफरेंट, रोड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिफरेंट, ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिफरेंट। तो वो कहलाएंगे पाथ फंक्शन, आएंगे उन पर भी, पाथ फंक्शन पर भी आएंगे। तो स्टेट फंक्शन केवल करंट स्टेट पर डिपेंड करता है, एंड चेंज इन द स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट फंक्शन वैल्यू एट द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम चेंज इन स्टेट फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, पाथ से मतलब नहीं है, इट्स वैल्यू एट द फाइनल स्टेट माइनस इट्स वैल्यू एट इनिशियल स्टेट। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1, डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1, बात खत्म। तो चेंज इन स्टेट फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट, बिटवीन टू स्टेट्स चेंज इन स्टेट फंक्शन इज अ डेफिनेट क्वांटिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी होती है बिटवीन टू स्टेट्स। तो बिटवीन टू स्टेट्स चेंज इन स्टेट फंक्शन इज अ डेफिनेट क्वांटिटी।
ये स्टेटमेंट भी बड़ा यूजफुल स्टेटमेंट है। घिचड़ पिचड़ ना हो इसलिए मैं इस तरीके से कर देता हूं ताकि आपको पता रहे कि हाँ, तो चेंज इन स्टेट फंक्शन बिटवीन टू स्टेट्स इज ए डेफिनेट क्वांटिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी है। पाथ फंक्शन में ऐसा नहीं होता। तो ये एक बड़ा यूजफुल टर्म था कि चेंज इन स्टेट फंक्शन। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी है क्या, साइक्लिक प्रोसेस। अगर साइक्लिक प्रोसेस का मतलब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम हो जाए, घूम फिर के लौट फिर के वहीं आ जाओ। जयपुर से स्टार्ट किया, घूम गए, मान लो आगरा गए, आगरा से घूमते हुए दिल्ली, दिल्ली से घूमते हुए फिर जयपुर आ गए वापस। तो चेंज इन लैटिट्यूड इज जीरो। क्यों? जयपुर में थे, जयपुर में ही हैं, तो लैटिट्यूड का डिफरेंस जीरो, लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस जीरो, चेंज इन स्टेट फंक्शन जीरो। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आर आल्सो द स्टेट फंक्शन। तो इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन द स्टेट फंक्शन इज जीरो इन ए साइक्लिक प्रोसेस। change in state function in a cyclic process is जीरो। साइक्लिक प्रोसेस का इंटीग्रल ये होता है, फाई स्टेट फंक्शन है, मान लो फाई जो है वो स्टेट फंक्शन है, कलर तो वही चाहिए अपने को, फाई स्टेट फंक्शन है। तो इसका मतलब साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ फाई डी फाई स्मॉल चेंज, साइक्लिक इंटीग्रेशन, दिस इज साइक्लिक इंटीग्रेशन। मतलब साइकिल का प्रोसेस है, ये हमेशा जीरो होगा। कैसे? जैसे ये मान लो, ये ए स्टेट से बी तक गए किसी पाथ ए से, और किसी पाथ छोटा बी से वापस ए पे आ गए। छोटा वाला ए पाथ से ऐसे गए और लौट के वापस ए पे आ गए। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट साथ से घूम फिर के आप वापस ओरिजिनल स्टेट पे आ गए, तो ये कहलाता है। तो फिर कैसे करेंगे इस बात को? तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी फाई स्टेट फंक्शन क्या होगा? अब ये दो पार्ट में तोड़ सकते हो, तो इंटीग्रेशन ए से बी जा रहे हैं ऑफ डी फाई, प्लस वापस बी से ए आ गए ऑफ डी फाई। और स्टेट फंक्शन का चेंज पाथ पे तो डिपेंड करता ही नहीं, तो बस क्या बोल दोगे, फाई बी माइनस फाई ए प्लस फाई ए माइनस फाई बी, ये कैंसिल आउट हो गए, जीरो। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन, इसका मतलब चेंज इन स्टेट फंक्शन इज जीरो इन ए साइक्लिक प्रोसेस। का मतलब कह सकते हैं इन ए साइक्लिक प्रोसेस, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, डेल्टा फाई ओवरऑल चेंज इज जीरो, दैट इज टेम्परेचर चेंज इज जीरो, प्रेशर चेंज इज जीरो, वॉल्यूम चेंज इज जीरो, एंट्रोपी चेंज इज जीरो, एंथैल्पी चेंज इज जीरो, एटसेट्रा। चेंज इन स्टेट फंक्शन इज जीरो इन ए साइक्लिक प्रोसेस। सेम स्टेट पर आ चुके हैं, तो साइक्लिक प्रोसेस का चेंज जीरो है। ये प्रॉपर्टीज हैं, यू शुड रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर। अच्छा, जैसे स्टेट फंक्शन होते हैं केवल करंट स्टेट पर डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। एक होते हैं पाथ फंक्शन, नाम से मालूम पड़ रहा है, दे डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। अच्छा, उसके बारे में बात करेंगे, पहले ये पूरी बात लिखो, नोट करो। चलो भाई बच्चों, अब एक बात करते हैं अबाउट पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन नाम से मालूम पड़ रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ द पाथ डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। पाथ पर डिपेंड करते हैं ये, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स के साथ साथ ये पाथ पर भी डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। तो जैसे एग्जांपल्स हैं इसके,
तीन ही बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, हीट, वर्क एंड मोलर हीट कैपेसिटी। हीट, वर्क एंड मोलर हीट कैपेसिटी, ये पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन का मतलब दे डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। हीट, कोई हमने वाटर को हीट किया 200 केल्विन से 300 केल्विन तक, तो कितनी हीट, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि कैसे हीट किया है। आइसोबेरिक हीटिंग है कि आइसोकोहरिक हीटिंग है कि आइसोथर्मल हीटिंग है कि एडियाबैटिक हीटिंग है। एडियाबैटिक हीटिंग तो कैसे, मतलब एडियाबैटिक में तो टेम्परेचर हीट एक्सचेंज जीरो होता है, मतलब आइसोथर्मल, आइसोकोहरिक या आइसोबेरिक कैसे है वो, उस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब वर्क कितना, मान लो एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया है, हाउ मच ऑफ द वर्क, इट ऑल डिपेंड्स ऑन के हाउ द प्रोसेस इज कैरीड आउट। तो ये पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड करते हैं। और ये बिटवीन द टू स्टेट इट इज इनडेफिनिट क्वांटिटी। इनडेफिनिट क्वांटिटी का मतलब डिपेंड्स ऑन पाथ, केवल स्टेट पर डिपेंड नहीं करते। तो ये थोड़ा याद रखना, पाथ फंक्शन ही है। और तीन एग्जाम्पल ऑफ द पाथ फंक्शन आर हीट, वर्क एंड मोलर हीट कैपेसिटी। दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ पाथ। तो क्या है ये प्रॉपर्टी ऑफ पाथ? राइट। अब यहीं पे बात आती है, बार बार हम पाथ वर्ड यूज कर रहे हैं, तो व्हाट इज पाथ? हालांकि हीट भी डिफाइन करेंगे, वर्क भी डिफाइन करेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी भी डिफाइन करेंगे, अभी तो डिफाइन ही कहा, डेफिनेशन चल रही है। पाथ और प्रोसेस से डिफाइन कर लो। What is process? The path followed by system to undergo change in state. The path followed by system to undergo change in state. तो चेंज इन स्टेट करके पाथ फॉलोड जो होता है सिस्टम का, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, तो किस रास्ते से जाएगा, दैट पाथ इज कॉल्ड प्रोसेस। तो बेस्ड ऑन हाउ द प्रोसेस हैज बीन, हाउ द चेंज हैज बीन कैरिड आउट, वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर देयर, लाइक आइसोथर्मल सिस्टम, आइसोथर्मल सिस्टम मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट। थ्रू आउट वर्ड इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट, मतलब dt भी जीरो है और डेल्टा टी भी जीरो है, ओवरऑल टेम्परेचर चेंज भी जीरो है, और इनफाइनाइट स्मॉल चेंज, मतलब कहीं भी कुछ टेम्परेचर इधर उधर हुआ ही नहीं, तो कहलाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस है ये। ऐसे ही बात करते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस, प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो इसका मतलब डी पी भी जीरो है और डेल्टा पी भी जीरो है। डीपी भी जीरो, डेल्टा पी भी जीरो। आइसोबेरिक के बाद आइसोकोहरिक प्रोसेस, उस प्रोसेस को बोलते हैं जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट, मतलब डी वी भी जीरो है और डेल्टा वी भी जीरो है। नो वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स।
सिस्टम और सराउंडिंग्स में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं है, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, Q इज इक्वल टू 0, वो कहलाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। एक होता साइक्लिक प्रोसेस, हालांकि हम साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात कर चुके हैं, स्टेट फंक्शन जब डिस्क्राइब किया था कि चेंज इन द स्टेट फंक्शन इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो, तो ओवरऑल चेंज इज जीरो। तो साइक्लिक प्रोसेस cyclic process when initial and final states are same. मतलब system undergoes a series of processes and finally returns to the original state, or system undergoes a series of processes and finally returns to its original state. ये कहलाएगा साइक्लिक प्रोसेस, और साइक्लिक प्रोसेस में ओवरऑल चेंज इन द स्टेट फंक्शन इज जीरो। अच्छा, इनफाइनाइटेसिमल चेंज नीड नॉट बी जीरो, बट ओवरऑल चेंज इन द स्टेट फंक्शन इज जीरो। इसका मतलब डेल्टा टेम्परेचर इज जीरो, बता चुके हैं, प्रेशर चेंज इज जीरो, एंट्रोपी चेंज जीरो, एंथैल्पी चेंज जीरो, एटसेट्रा। ये होते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोकोरिक है, आइसोबेरिक है, एडियाबैटिक है, ये वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस जो होते हैं ये कई बार रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस कहे जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे हैव बीन कैरिड आउट। तो अबव प्रोसेसेस में बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द मैनर they are carried out. Above processes are classified or बल्कि कैसे बोल दो, are described as reversible or irreversible processes depending upon the manner how they have been carried out. भाई किस तरीके से इन प्रोसेस को परफॉर्म कराया है, किस तरीके से सर, कैसे, अरे समझाएंगे ना अभी। तो अब प्रोसेसेस आर डिस्क्राइब्ड एज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन द मैनर हाउ दे हैव बीन कैरिड आउट। चलो बात करते हैं ए, रिवर्सिबल प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझे, पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। कई बार इसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। क्वासी इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोलते हैं इसको। क्वासी का मतलब ऑलमोस्ट, और स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, स्टैटिक। These are all important. You should understand कि रिवर्सिबल प्रोसेस होते क्या हैं। लिखो यहां तक की बात, फिर डेफिनेशन लिखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं, ऑलमोस्ट स्टैटिक, ऑलमोस्ट रुका हुआ, डेडली स्लो। इट इज an infinitesimally slow process. It is an infinitesimally slow process completing in infinite number of steps. ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, कंप्लीटिंग इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, एंड दिस अकर्स व्हेन
when pressure difference and temperature difference between system and surroundings at any instant is infinitesimally small. इनफाइनाइटसिमली स्मॉल का मतलब बहुत स्मॉल चेंज, वेरी वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज, डीपी डीटी इस टाइप से। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होता है। स्लो जब होगा, मान लो कोई एक्सपेंशन है, प्रेशर डिफरेंस है, उसके कारण से एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा है, तो इतना स्लो प्रोसेस है कि उस पूरे एक फाइनाइट चेंज के लिए एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आर नीडेड। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, कंप्लीटिंग इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर द फाइनाइट चेंज, ऐसे लिख दो, फॉर ए फाइनाइट चेंज। फाइनाइट चेंज के लिए कि प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर पे एक्सपेंशन कराना है, तो कितने स्टेप्स में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में ये प्रोसेस हो रहा है। इनडेफिनिटली इनफाइनाइटसिमली स्लो प्रोसेस है, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है। और ऐसा जब होता है जब सिस्टम और सराउंडिंग में प्रेशर डिफरेंस इनफाइनाइटसिमली स्मॉल हो एट एन इंस्टेंट, और टेम्परेचर डिफरेंस भी इनफाइनाइटसिमली स्मॉल हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कैसे, इस बात को कैसे कहीं, जरा ऐसे कहीं देखो। तो किसी भी मोमेंट पर वी कैन से दैट टी सराउंडिंग इज इक्वल टू टी सिस्टम। टी सिस्टम को टी बोल दिया, एक्सटर्नल बोल दो, एक्सटर्नल, सराउंडिंग या एक्सटर्नल एक ही बात है। टी एक्सटर्नल इज इक्वल टू टी प्लस माइनस डी टी। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी प्लस माइनस मान लो डी पी। सिस्टम प्रेशर पी टी कौन है? सिस्टम प्रेशर एंड टेम्परेचर एट एन इंस्टेंट। तो प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंस बहुत इनफाइनाइटसिमली, ये ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से प्रोसेस हो रहा है। सिंस दिस ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल वैल्यू। एक शब्द यूज कर रहे हैं, बार बार आ रहा है ये, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल का मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल। और एक्सट्रीमली स्मॉल को फिजिक्स में भी यूज करते हो तो डीपी डीटी करते हो ना, उसी को इंटीग्रेट करके आप फाइनाइट चेंजेस फाइंड आउट कर सकते हो। डीपी एक इनफाइनाइटसिमल चेंज है, डेल्टा पी एक फाइनाइट चेंज है। ये है फाइनाइट चेंज, इनफाइनाइटसिमल स्मॉल चेंज। शब्द का मीनिंग समझे, इनफाइनाइटसिमल स्मॉल चेंज, डीपी डीटी टाइप, फाइनाइट चेंज, फाइनाइट चेंज, चेंज, चैंग हो गया, चैंग नहीं चेंज, डीपी डीटी इस टाइप से। तो अच्छा खासा एक चेंज होने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आर नीडेड। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है, इनफाइनाइट टाइम लगना है। तो इसका मतलब ये सब थियोरेटिकल प्रोसेस होते हैं, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, कैन नॉट बी अटेन्ड इन प्रैक्टिस। रिवर्सिबल प्रोसेस is a hypothetical process and can't be attained in practice। प्रैक्टिस में अटेन नहीं कर सकते, हाइपोथेटिकल है ये रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे मान लो समझाने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझाने के लिए मान लो ऐसा ले लो, एक ये कंटेनर है जिसमें कुछ गैस भरी हुई है, गैस है, और यहां गैस का प्रेशर इज वेल बैलेंस्ड बाय, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं मान लो,
ये डस्ट के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं विच इज बैलेंसिंग द गैस प्रेशर। अभी मान लो इक्विलिब्रियम स्टेट है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब सिस्टम स्टेबल है, गैस का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम है। गैस का प्रेशर, बाहर का प्रेशर सेम है। डस्ट इज मेंटेनिंग, डस्ट का जो वेट है उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब मास इनटू जी, जो वेट एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज बैलेंसिंग द गैस प्रेशर पी। ठीक है, सब मजे में हैं, सो रहे हैं। इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एनी सिस्टम, यू नो वेरी वेल। आपने चिमटी से पकड़ के एक डस्ट पार्टिकल, बहुत छोटे फाइन डस्ट पार्टिकल हटा दिया। Theoretically, you have reduced external pressure. Theoretically, you have reduced external pressure. But piston theoretically should move up. But हमारी आंखें will not be able to perceive it. No perceptible change will be seen. हमारी आंखें देख ही नहीं पाएंगी कि पिस्टन कितना ऊपर उठा, बट थियोरेटिकली चेंज तो हुआ है। अच्छा, डस्ट का साइज और छोटा कर दो तो और कम चेंज आएगा, पिस्टन विल मूव अप, एक्सपेंशन हुआ, बट नेग्लिजिबल, दिस इज वन स्टेप। बट ये इतना छोटा स्टेप था, एक और डस्ट का पार्टिकल रिमूव किया, पिस्टन और ऊपर उठा होगा, दिख कुछ ना रहा, इतना कम चेंज है। और एक डस्ट पार्टिकल हुआ, पता चला गैस का प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर से घटा के 1 एटमॉस्फेयर पर करना था। जवानी में शुरू करा था, बूढ़े हो गए, तभी भी प्रेशर ना घट पाया 2 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस कैन नॉट बी अटेन्ड इन प्रैक्टिस। ये तो सिर्फ समझाने के लिए है कि इतना स्मॉल चेंज कर रहे हो आप सिस्टम और सराउंडिंग के पैरामीटर्स में, प्रेशर डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस, दैट चेंज इज सो स्मॉल दैट फॉर ए फाइनाइट चेंज इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आर नीडेड, इनफाइनाइट टाइम इज नीडेड, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट दिस इज इम्पॉसिबल टू अटेन इन प्रैक्टिस। हाइपोथेटिकल इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, इतना स्मॉल चेंज कर रहे हैं सिस्टम और सराउंडिंग के पैरामीटर्स में कि पिस्टन ऊपर भी उठा होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा। इतना स्मॉल चेंज है, सिस्टम और सराउंडिंग में स्मॉल चेंज हो तो इक्विलिब्रियम रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम और सराउंडिंग्स आर ऑलवेज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। During reversible process, both system and surroundings are in thermodynamic equilibrium with each other. During reversible process, both system and surroundings are in thermodynamic equilibrium with each other. हर मोमेंट पर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। इनफाइनाइट स्टेजेस में प्रोसेस हो रहा है फाइनाइट चेंज के लिए, हर स्टेज आपस में इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। एक शब्द आया थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जब कहा जाता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब तीन तरह के इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो। ऑल थ्री इक्विलिब्रियम आर एस्टैब्लिश्ड। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेट टू बी इन thermodynamic equilibrium when all these three equilibrium are established. कौन से तीन इक्विलिब्रियम भाई? फर्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्ड, आप टेढ़ा क्यों लिखोगे, आप तो सीधा लिखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ सर, ये केमिकल इक्विलिब्रियम तो पढ़ा था हमने चैप्टर। ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग आपस में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में जब कहे जाते हैं जब ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ स्टैब्लिश्ड हो। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेम।
Mechanical equilibrium, that pressure of the system and surrounding are same, no imbalanced forces. Chemical equilibrium, when there are no chemical reaction and there is a uniform composition in the reaction mixture. तो thermal equilibrium when temperature of system and surroundings are same. लिख लो, इस बात को लिख ले, पहले पूरी बात लिख लो, तो मैं अगली स्क्रीन पे लेकर के लिख दूंगा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है और ये सब। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब तीन चीजों से मिलकर बनता है। थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर इक्वल, टेम्परेचर ऑफ system and surroundings are equal and no heat exchange. Heat flows between system and surroundings by virtue of temperature difference. Mechanical equilibrium, जब कहा जाता है जब no imbalanced forces between system and surroundings, नो इम्बैलेंस्ड फोर्सेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, तो कहलाएगा दैट इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो। नो प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर्स आर इक्वल सिस्टम एंड सराउंडिंग के, पिस्टन ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और तीसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, no chemical, no net reaction and there is uniform composition of reaction system। रिएक्शन सिस्टम का यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो और कोई नेट रिएक्शन ना हो रही हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम है। ये तीनों इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गए तब कहा जाएगा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की ये खास बात थी कि सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर ऑलवेज इन thermodynamic equilibrium with each other during the process. And the last point, this is also important. इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बाद में आता है जब हम वर्क डन की कैलकुलेशंस करते हैं, प्रोसेस के डायग्राम बनाते हैं, देन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बेटर। अभी तो लिख तो लें क्योंकि कंप्लीशन के साथ नोट्स तो प्रॉपर बनाने ही है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस के पाथ को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स रिगेन और कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। इफ path of reversible process is reversed, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस अटेन करना पॉसिबल नहीं है इन प्रैक्टिस। तो इफ पाथ ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज रिवर्स्ड देन बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स come back to their original state। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस के पाथ को वापस से रिवर्स कर दिया जाए तो सिस्टम ने जहां से शुरुआत की थी वहीं वापस आ जाएगा, उसके प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड ऑल दैट, और सराउंडिंग भी अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही आ जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिस में अटेन करना संभव ही नहीं है। इररिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता, इररिवर्सिबल की बात करेंगे, पहले यहां तक की बात नोट करें।